तो कानून मंत्री को सीजीआई की खरी खरी। कॉलेजियम मुद्दे पर मंत्री से नहीं उलझना चाहते हैं सीजीआई और केस के फैसले कैसे होने हैं इस पर सरकार का बिल्कुल भी दबाव नहीं। न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना है तो बाहरी प्रभावों से बचना होगा। कॉलेजियम दोषहीन नहीं लेकिन बेहतरीन प्रणाली है। कॉलेजियम सिस्टम को हमने विकसित किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज साल में 200 दिन काम करते हैं। जजों की छुट्टियां कानून पढ़ने में बीत जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हर दिन 40 से 60 मामले निपटाए जाते हैं। शनिवार को आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज निर्णय सुनाते हैं। रविवार को सोमवार की सुनवाई के लिए पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर जज 7 दिन काम करता है। न्याय केवल संप्रभु काम नहीं बल्कि आवश्यक सेवा है। हमें उन भाषा के साथ लोगों तक पहुंचना है जो कि वो समझते हैं। तो एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन रही है न्यायपालिका। कानून मंत्री का रिटायर्ड जजों पर तंज। रिटायर्ड जज बन रहे हैं एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा। रिटायर्ड जज कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों जैसा व्यवहार। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं सरकार पर लगाम लगाइए। न्याय प्राकृतिक है। जज किसी समूह या राजनीति हिस्सा नहीं हो सकते हैं। खुले तौर पर कोई कैसे कह सकता है कि सरकार न्यायपालिका लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की कोशिशें न्यायपालिका को कमजोर करती हैं। तो मुंबई के जेजे अस्पताल पर होगी कार्रवाई। जांच में पाया गया जेजे अस्पताल के ग्रांट मेडिकल कॉलेज के 11 विभागों के प्रमुखों ने संबंधित विभागों के नाम पर अवैध बैंक खाते खोले और उससे लेन देन किया। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि इन खातों में 6 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई। इसका लगभग आधा हिस्सा बिना अनुमति के विदेश यात्राओं जैसे खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ 1 महीने के भीतर ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरीश महाजन शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। दरअसल ये मामला 2018 का है, जब एक आरटीआई कार्यकर्ता मयूर साल्वी ने राज्य के चिकित्सा शिक्षा सचिवों को शिकायत भेजी थी। महाजन ने अपने लिखित जवाब में कहा कि जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के 11 विभागों के प्रमुखों से जवाब मांगा गया है। उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तमिलनाडु में डेयरी उत्पादकों ने सड़कों पर दूध बिखेर दिया। तमिलनाडु सरकार से खरीद दरों को लेकर के बातचीत विफल होने के बाद से हड़ताल पर कई दुग्ध उत्पादक नजर आए। उन्होंने सरकारी सहकारी आवीन को आपूर्ति करने से इनकार किया। आवीन को दूध की आपूर्ति करने वाले 3 अलग अलग संघों के सदस्य खरीद कीमतों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं और 3 संघों में से 2, जिनका नाम तमिलनाडु मिल्क प्रोड्यूसर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने राज्य सचिवालय में डेयरी विकास मंत्री से मुलाकात की है। हालांकि वो एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर नहीं पहुंच सके और इरोड में दुग्ध उत्पादकों ने सड़क पर तजार दूध बिखेर कर अपना विरोध जाहिर किया है। तो कांग्रेस पर जयराम ठाकुर का प्रहार और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्तमान कांग्रेस सरकार का पहला बजट पेश किया है और इसको लेकर विपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए बजट को पूरी तरह से निराशाजनक और जनता को गुमराह करने वाला बता दिया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार बजट को लेकर के कई सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर पूर्व सरकार की अनेक चल रही योजनाओं पर चुप्पी को संदेहपूर्ण बता दिया। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर पूर्व सरकार की योजनाओं के नाम बदलने का भी आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाली वर्तमान सरकार के पहले ही बजट में अव्यवस्था देखने को मिली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की गई और उस पर तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन बजट पढ़ते वक्त ही कई बार बिजली गुल हो गई। जयराम ठाकुर की तरफ से इस बात पर तंज भी कसा गया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर मानसिक दबाव होने की भी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं था, केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। तो एससीओ मीटिंग में पाक पीएम के सलाहकार ने वर्चुअली हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने अब तक इस बैठक के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजने पर पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे में पाक प्रधानमंत्री के सलाहकार का इसमें शामिल होना अहम माना जा रहा है। एससीओ की अध्यक्षता फिलहाल भारत के पास है। इस आर्थिक सहयोग संगठन में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान और तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच ने बताया कि प्रधानमंत्री के सलाहकार आउन चौधरी ने बैठक में वर्चुअली शिरकत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एससीओ का सक्रिय सदस्य है, वो उसके काम में हिस्सा लेना जारी रखेगा और उनमें सकारात्मक भागीदारी करेगा। इस साल मई में गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है, जबकि अप्रैल में दिल्ली में एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक होनी है और मई में होने वाली बैठक के लिए भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और चीनी विदेश मंत्री चीन गांग को निमंत्रण भेजा है। तो सहारा के करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज है। जल्द ही उन्हें अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सहारा से भी फंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा है। सरकार ने इसमें 5,000 करोड़ रुपए अलॉट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है, ताकि 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सके। इन लोगों की जीवन भर की गढ़ी कमाई का
पैसा लंबे समय से सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पड़ा हुआ है। अपने पैसों को पाने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट को 25,781 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने का ऑर्डर दिया था। इन कंपनियों ने मार्च 2008 और अक्टूबर 2009 में 3 करोड़ निवेशकों से ये राशि जुटाई थी। इन 2 कंपनियों ने अब तक 15,569 करोड़ रुपए जमा कराए, जिन पर 9,410 करोड़ रुपए ब्याज बना हुआ है और इस तरह सहारा सेबी फंड में कुल 24,989 करोड़ रुपए जमा है। रिफंड के बाद इस अकाउंट में अब भी 23,937 करोड़ रुपए जमा है। तो 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की नापाक मंशा पीएफआई के क्रिप्टो बीटेक आईडी और गठजोड़ की खुली पोल। जांच एजेंसी एनआईए ने कर्नाटक के शिवमोगा मामले में जिन 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उसमें भी इस्लामिक स्टेट की बड़ी भूमिका सामने आई है। कर्नाटक में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की गतिविधियों को अंजाम देकर के आईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का मामला, आतंकी और तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल रहे संगठनों को लेकर के एनआईए की चार्जशीट में नए खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई ने भारत को 2047 तक इस्लामिक राज्य बनाने की नापाक मंशा पाली थी, तो वहीं आईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठन भी कई तरह से इस मंशा को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 68 आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें खुलासा हुआ है कि वे लोग एक खतरनाक रणनीति के जरिए अपने मकसद को पूरा करने में जुटे हुए थे। इसके लिए अलग अलग विंग भी गठित की गई थी। जांच एजेंसी की एक अन्य चार्जशीट में क्रिप्टो बीटेक आईडी गठजोड़ का भी पता चला है। आईएस द्वारा अपने गुर्गों को विदेश से क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड ट्रांसफर किया जा रहा है और आईएस के इशारे पर ही बीटेक की योग्यता वाले कट्टरपंथी युवा आईडी तैयार कर रहे हैं। तो अमेरिका में पीएम मोदी के डिनर की तैयारी। पीएम मोदी के लिए डिनर की मेजबानी करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। जून 2023 में पीएम मोदी जाएंगे अमेरिका की यात्रा पर। भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते और गहरे होने के संकेत। अमेरिका ने भारत को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले भी लिए हैं। इंडो पैसिफिक नीति और क्वाड में अहम भूमिका निभाने जैसे कदम शामिल है। बाइडेन ने इससे पहले सिर्फ 2 नेताओं को दिया था व्हाइट हाउस में डिनर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को दिया गया था डिनर। बहरहाल इस साल वैश्विक स्तर पर काफी व्यस्त रहेंगे पीएम मोदी।
तो वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। कटरा में 5 मंजिला दुर्गा भवन तैयार हो चुका है। दुर्गा भवन में निःशुल्क ठहर सकेंगे 25,000 श्रद्धालु। 70,000 वर्ग फुट क्षेत्र में हुआ है भवन का निर्माण और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया है उद्घाटन। हर मंजिल पर दिव्यांगों के लिए स्पेशल वॉशरूम होगा। भवन में 4 लिफ्ट, वॉशरूम, लॉकर, कंबल स्टोर मौजूद और साथ ही 27 करोड़ की लागत से 19 महीने में तैयार हुआ दुर्गा भवन। तो यूपी के किडनी हेल्थ फॉर ऑल थीम के तहत गुर्दा रोगियों के जीवन दान के लिए एसजीपीजीआई ने एक नेक पहल की शुरुआत की है, जिसमें कि गुर्दा रोगियों के लिए मेडिकल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के गठन करने की मांग की गई है। मांग में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा के समय गुर्दा मरीजों को इलाज न मिलने से उनकी जान चली जाती है। ऐसे में उनकी मदद के लिए मेडिकल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बने। दरअसल इंडिया सोसाइटीज ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें कि सरकार से ये मांग की गई। नेफ्रोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर नारायण प्रसाद ने इस दौरान सरकार और पॉलिसी मेकर का ये अहम सुझाव दिया। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, और इसका मुख्य मकसद ये था कि कभी हमारे लोगों के बीच आपदा की स्थिति आती है, जैसा कि कोविड पैंडेमिक आया, कभी अर्थक्वेक आ जाती है, कभी वार लाइक सिचुएशन हो जाता है, फ्लड आ जाता है, तो एक ही साथ बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की किडनी डिजीज हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है और इन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। इनके ट्रीटमेंट के लिए इन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी स्थिति में अगर प्रिपेयर्डनेस रहे पहले से तो हम लोग उसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं। 26 मार्च को बहन जी के घर भेजेगी शहनाई। मायावती के भतीजे आनंद की हो रही है शादी। उनके घर अब डॉक्टर बहू आने वाली है। बहन जी के भतीजे आकाश आनंद संग होने वाली शादी को लेकर समर्थक भी उत्सुक है। वहीं समय नजदीक देख लड़की पक्ष बारातियों के भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। गुरुग्राम जाएगी आकाश आनंद की बारात।